10 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज गुजरात में गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे शुभारंभ। साथ ही अंबाजी में 7,200 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। प्रधानमंत्री ने एक भव्य कार्यक्रम में कल 36वें राष्ट्रीय खेलों का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 8 वर्षों में देश का खेल बजट बढ़ा करीब 70%। खिलाड़ियों को मिल रहे हैं अधिक से अधिक संसाधन और अवसर। 1 अक्टूबर से देश भर में चलाया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान 2.0। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी। प्रयागराज से कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में फरवरी 2023 में प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद को कई सारी विकास की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही अहमदाबाद में मेट्रो रेल सेवा का भी शुरुआत करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसकी अत्यधिक स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल सप्ताह में 6 दिन चलेगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा पहुंचेगी। गुजरात के गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच यात्रियों के लिए एक और नई सुविधा जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक वंदे भारत ट्रेन को गांधीनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इसमें यात्रियों के इंफोटेनमेंट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की अतिरिक्त सुविधा है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद परिवहन सुविधा को अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने की ओर मेट्रो परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो अपैरल पार्क से धलतेज तक लगभग 32 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और मोटेरा से गयासपुर के बीच नॉर्थ साउथ की दूरी तय करेगी। इसे पूरा करने में 12,900 करोड़ रुपए की लागत आई है। कालूपुर में मेट्रो लाइन को मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल प्रणाली से भी जोड़ने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। कालूपुर रेलवे स्टेशन पर रेल, मेट्रो, बस और बुलेट ट्रेन भी उपलब्ध होगी, यानी परिवहन के सभी माध्यमों का ये एक हब होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक चलने वाले 36वें खेल उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया। 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का आह्वान करता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव भव्य कार्यक्रम। सात 7,000 से अधिक खिलाड़ी। The hosts, Gujarat, the dignitaries, including the PM, standing up to applaud. And this is the biggest contingent so far. प्रधानमंत्री द्वारा टॉर्च ऑफ यूनिटी की स्थापना के साथ ही 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक चलने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का आगाज हो गया। लंबे इंतजार के बाद गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हो रहे इन खेलों में देश के प्रमुख खेल सितारे अगले 2 सप्ताह तक पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। ये चमक आगाज है खेल की दुनिया के आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए। नेशनल गेम्स का ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए
एक नया लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेकों खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका दमदार प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनाता है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब माहौल बदल गया है। पिछले 8 सालों में खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इसके नतीजे भी साफ दिखने लगे हैं। हाल के वर्षों में हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया में अपनी धाक जमाई है। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेलों को खेलने के जाते थे। अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। आज भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ रही है और भारत की दमक भी बढ़ रही है। पिछले 8 वर्षों में देश का खेल बजट करीब 70% तक की उसमें वृद्धि हुई है। खेल विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जन आंदोलन बन गए हैं। इसलिए आज खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन भी दिए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अवसर भी मिल रहे हैं। खेल देश की विरासत और विकास का जरिया रहे हैं। इस परंपरा को बरकरार रखने में राष्ट्रीय खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार के राष्ट्रीय खेलों से भी कई सितारे उभरेंगे और चमकेंगे और पूरी दुनिया भारतीय खिलाड़ियों की धमक को महसूस करेगी। और नवनियुक्त सीडीएस अनिल चौहान ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नवनियुक्त सीडीएस अनिल चौहान आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। वह देश के दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के करीब 9 महीने बाद इनकी नियुक्ति की गई है। पहली बार रक्षा मंत्रालय द्वारा नियमों में बदलाव के बाद एक सेवानिवृत्त अधिकारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने मेजर जनरल रैंक में उत्तरी कमान में बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन में कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान भी संभाली थी। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट में घोषणा की है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का युवा कार्यक्रम विभाग आगामी 1 अक्टूबर से 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2.0 अभियान का शुभारंभ करेगा। एक वीडियो संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने 5 प्रणों का जिक्र किया था। उनमें से एक था विकसित भारत का लक्ष्य, जिसमें साफ सफाई बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसलिए स्वच्छ भारत 2.0 हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इंडिया स्पोर्ट्स ने गत वर्ष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 1 महीने में 75 लाख किलो का लक्ष्य रखकर 114 लाख किलो कूड़े का निपटान किया था। उन्होंने ये भी बताया कि भारत को स्वच्छ बनाने को लेकर जागरूकता बढ़ाने, लोगों को संगठित करने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रयागराज से स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर को की जाएगी। इस पहल में विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ काम करेंगे और इन लोगों द्वारा पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर कचरे की सफाई की जाएगी। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में 5 प्राण यानी कि 5 संकल्प के बारे में बात की। 1 प्राण विकसित भारत का लक्ष्य है, जिसमें स्वच्छता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए स्वच्छ भारत हमारी प्राथमिकता में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर रहा है। और इस अभियान में NYKS से जुड़े हुए सभी यूथ क्लब्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के युवाओं और स्वयं सेवकों के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में युवाओं और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 1 अक्टूबर 2022 को
स्वच्छ भारत अभियान प्रयागराज से शुरू किया जाएगा। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले साल 75 लाख किलो प्लास्टिक कचरे के निपटान के निर्धारित लक्ष्य था, हमने न केवल वो प्राप्त किया बल्कि उससे बहुत आगे निकल गए। पिछले वर्ष अभियान में प्रतिभागियों के जोश और उत्साह को देखते हुए युवा कार्यक्रम विभाग ने इस वर्ष 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छ भारत अभियान के लिए 100 लाख किलो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और उसके निपटान का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इंडिया एट 100 का भी हम संकल्प लेंगे। इस अमृत काल में भारत को आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन स्वच्छ अभियान से इसकी शुरुआत भी करेंगे। ऐसे समय में जब पूरा देश आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें ये संकल्प करना है कि जैसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए योगदान दिया था, बलिदान तक दिया था, हमें तो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे चलते प्रयागराज और हम जुड़ते हैं हमारे जो संवाददाता हैं राजीव खरे जी। राजीव जी, जो स्वच्छता अभियान जो है 2.0 की जो शुरुआत हो रही है, प्रयागराज किस तरीके से तैयार है, कौन कौन सी तैयारियां की जा रही हैं शहर में? देखिए, देश को प्रयागराज से संगम पूरे देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, और स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत प्रयागराज से होगी। ये अभियान पूरे 1 महीने तक चलाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और लोगों को संगठित करना, उनको आगे बढ़ाना और स्वच्छता के प्रति उनको आगे बढ़ा करके स्वच्छता के प्रति उनको आगे बढ़ करके आगे देश के लिए काम करना। भारत को स्वच्छ बनाने में देशवासियों की, खास तौर पर युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य इस स्वच्छ भारत अभियान का ये है। इस अभियान में देश के लगभग 744 जिले और 6 लाख गांव को जोड़ा जाएगा। प्रयागराज में कल 2100 युवाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी और उन्हें स्वच्छता के क्षेत्र में आगे आने के लिए उत्साहित और प्रेरित किया जाएगा। प्रयागराज में इस तरीके के कई कार्यक्रम स्वच्छता को लेकर के किए जा रहे हैं, जिससे कि देशवासी, प्रदेशवासी और पूरे विश्व में ये स्वच्छ भारत अभियान 2.0 का जो एक संदेश राजीव, है, क्या कहा जा सकता है कि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो इसमें युवाओं की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आपको लगता है उनको जागरूक करके एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? जी, आज देश में अगर युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और युवा अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत एक बड़ा परिवर्तन देखा जाएगा, क्योंकि युवाओं में एक नया जोश, एक नई चेतना को जागरूक करने की जरूरत है। और अगर युवाओं का इस अभियान में जुड़ाव होगा तो ये अभियान का जो तेजी है, जो इसकी जो तेजी है, जो बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो इसमें युवाओं की इसमें बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है और 2100 युवाओं को प्रयागराज में स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। राजीव, क्या सरकारी विभागों को, स्कूल हैं, जो शिक्षण संस्थान, उनको भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि 2.0 की शुरुआत हो रही है? जी, इसमें सभी स्कूलों के छात्र और छात्रों के साथ छात्राओं को भी शामिल किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में शासन और प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ पूरी अपनी भागीदारी निभा रहा है और पूरे तरीके से इसकी तैयारी प्रयागराज में की जा रही है, क्योंकि आगे आने वाले समय में यहाँ से कुंभ भी होना है और गंगा को स्वच्छ बनाना एक मुख्य उद्देश्य है, जिसमें युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस सभी जानकारी के लिए। और बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में फरवरी 2023 में प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन के रोड मैप के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है। उत्तर प्रदेश देश की 6वीं अर्थव्यवस्था से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आगामी 10, 11 और 12 फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाएगा।
और गाजियाबाद नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आधुनिकतम रोबोट का अनावरण करते हुए रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी समारोह में शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गाजियाबाद में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, जो जिले के साथ साथ आसपास के जनपदों के लोगों के लिए भी भविष्य में वरदान साबित होगी। और ये सरकार में निजी अस्पताल के अंदर भी जिस तरीके से हमारे निजी अस्पताल के संचालकों ने अपने अपने चिकित्सालयों के अंदर हम किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, और कई रिसर्च सेंटर भी लोगों ने बनाए हैं जिनमें वे चिकित्सा के साथ रिसर्च करते हैं, नया इनोवेशन करते हैं। हमारे नौजवानों ने जो 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप है, उसमें 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप है जिन्होंने मेडिकल सेक्टर के अंदर काम किया। और मेडिकल सेक्टर के अंदर जो भी बीमारियां होने के कारण और बीमारियों के बाद होने के उपचार की व्यवस्थाओं में किस तरीके से दूर दराज के गांव में बैठकर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतरीन इलाज कर सके, उसका हमारे स्टार्टअपों ने एक बेहतरीन काम किया। और उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक कार्यक्रम में गौ संरक्षण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। पोर्टल के माध्यम से 6,384 गौ आश्रय स्थलों की निगरानी हो सकेगी। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी निरीक्षण किया जा सकेगा। प्रदेश में 56 लाख पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रभावित 30 जनपदों में प्रशासन ने सघन अभियान चलाने के साथ ही पूरे प्रदेश में टीकाकरण शुरू किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंपी बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। उन्होंने अपने विभाग के 6 महीने के कार्यों उपलब्धियों का प्रेस वार्ता के माध्यम से ब्यौरा दिया। इस समय जैसे कोरोना आया था मनुष्यों में, इस समय भी पशुओं पर, गायों पर कोरोना की तरह जानलेवा संक्रामक रोग, लंपी स्किन रोग पशुओं में फैला है और उत्तर प्रदेश में भी ये पैर पसार रहा है। इसमें हमारे 30 जिले प्रभावित हैं उत्तर प्रदेश के। हमारी अध्यक्षता में टीम 9 का गठन किया गया। ये हमारी टीम 9 प्रभावित जनपदों में पहुंचकर पशुधन अधिकारियों के सहयोग से इस महामारी पर नियंत्रण करने का काम किया है। ये संक्रामक रोग अन्य जिलों में ना जाए, इसका प्रयास निरंतर जारी है। अतः गौ संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। अब तक उत्तर प्रदेश में 50 लाख टीकाकरण किया जा चुका है। प्रतिदिन 3 लाख टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल अपने 6 माह का कार्यकाल बीतने पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कार्यकाल में विधानसभा में ई विधान व्यवस्था लागू की गई, जिसे पूरे देश ने सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। 18वीं विधानसभा में विधायकों को अधिक सवाल पूछने के अवसर मिले। वहीं सदन की बैठक देर रात तक संचालित की गई। महिला विधायकों को एक दिन का अलग से बोलने का अवसर भी दिया गया। जन्मदिन के अवसर पर विधायकों को विधानसभा में शुभकामनाएं देने की संस्कृति विकसित की गई। 1.5 महीने के अंदर ही मैंने ये विधान लागू कर दिया, जो देश के अन्य किसी विधानसभा में तब तक लागू नहीं हुआ था। लगभग हर स्टेट उसको फॉलो कर रहा है। हम जब कनाडा में गए थे तो माननीय लोकसभा स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी ने सारे स्पीकर्स के सामने इस बात को जब कहा, बहुत सारे लोग हमारी विधानसभा से इसको देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ से फॉलो करके अपनी विधानसभा में लागू करने के लिए आ रहे हैं। तो ये अच्छी धमकदार शुरुआत थी, जिसमें आप सब लोगों का बहुत पॉजिटिव, मैंने कहा हर स्थान के ऊपर, आई डोंट हैव टू से वंस एंड अगेन रिपीटेडली कि आप लोगों के बिना ये संभव नहीं हो सकता था मैसेज। अभी पेपरलेस के नाते से सिर्फ उसी बात को जोड़ते हुए बताना चाहता हूं कि अभी आखिरी दिन जिस समय
विधानसभा में ऑपोजिशन वॉकआउट करके आया था तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो मैंने कहा पूछिए अनुपूरक, तो उनका उत्तर आ गया। मैंने कहा उत्तर आपके डिवाइस पर है, आप उसमें देखिए और पूछिए। श्री उमाशंकर सिंह बीएसपी वालों ने कहा कि मैं, क्योंकि वो सदस्य नहीं है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, उनको इस बात का अधिकार था और मैंने उनको परमिशन नहीं दी कि आप पूछ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मंत्री जी उत्तर पहले पढ़े। मैंने कहा नहीं, उत्तर पढ़ने की जब मैंने परंपरा समाप्त कर दिया है, क्योंकि वो डिवाइस पर है। ऐसे आज आप कहेंगे, कल दूसरा में कहेंगे, उसके ऊपर पढ़ के आप अनुपूरक पूछना चाहते हैं, मैं पूछिए। तो वो अनुपूरक उन्होंने नहीं पूछा तो मैंने उनको अलाउ नहीं किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैंने ई विधान लागू किया है तो सबको ई विधान के ऊपर जाना मैंडेटरी है। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश भर में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया, जिसके तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में 102 स्थानों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से वृहद जनसंपर्क और जन जागरूकता अभियान चलाया। इसी क्रम में जनपद कासगंज में केंद्रीय संचार ब्यूरो अलीगढ़ द्वारा 27 से 29 सितंबर तक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। 27 सितंबर को शारदा जौहरी कन्या डिग्री कॉलेज परिसर में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा द्वारा पोषण माह के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा कुपोषण को दूर कर सुपोषण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह का जो 5वां संस्करण है वो केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ ने इस बार कासगंज जिले में मनाया। 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा, जिसमें एक दिवस पहले दिन चेतना रथ की रवानगी हुई, जिसमें माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी आए। उन्होंने चेतना रथ को हरी झंडी देकर के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। फिर 2 दिन तक चित्र प्रदर्शनी और तरह तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम हुए, जिसमें गोद भराई से लेकर के बच्चों के अन्नप्राशन तक और स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता भी यहाँ पर हुई। उन सबको पुरस्कृत किया गया और इस जिले में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन सब कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में लोग आए। सब लोगों ने इस कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कासगंज में होते रहने चाहिए। पूरे माह हमारा जो पोषण माह मनाया जा रहा है, इसमें भारत सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार दोनों संयुक्त रूप से इसको मना रहे हैं। इसमें भारत सरकार की जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसके द्वारा इसी पोषण माह को प्रभावशाली तरीके से मनाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इसमें चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे किशोरी हो, चाहे बच्चे हों, उनको किस तरह हम स्वस्थ रखें। और आपको सीधे ले चलते हैं गांधीनगर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं।
तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं गांधीनगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन, खासकर कनेक्टिविटी के लिहाज से। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे गांधीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो ट्रेन है ये गांधीनगर से मुंबई के बीच संचालित होगी। सबसे पहली स्वदेशी ट्रेन है और सबसे खास बात यह है कि इसकी जो रफ्तार है 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी कि आने वाले दिनों में एक बड़ा व्यापक बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। और बढ़ते अगली खबर की बात करते हैं बरेली की। बरेली के प्रधान डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के दौरान 1547 सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए। कार्यक्रम में महापौर उमेश गौतम और पोस्ट मास्टर जनरल संजय कुमार ने 20 लाभार्थियों को पासबुक, डाक विभाग किट का वितरण किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इस लक्ष्य को पूरा करने में सुकन्या समृद्धि योजना कारगर साबित हो रही है। वहीं पोस्ट मास्टर जनरल संजय कुमार ने बताया कि यह महोत्सव 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को योजना की जानकारी देकर खाते खोले जाएंगे। प्रधान डाकघर में जो केंद्र सरकार की योजना है समृद्धि सुकन्या योजना, उसका आज यहाँ कार्यक्रम था, जिसमें बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो 6 महीने की, 8 महीने की, 11 महीने की और 2 से 5 साल तक की, उनके अभिभावकों ने आज यहाँ खाते खोले हैं, उनको पासबुक का वितरण किया गया है। तो मैं ऐसे सभी जागरूक माँ बाप को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी बच्ची का भविष्य आज तय कर लिया है कि आने वाले समय में जब वो बड़ी होगी और ग्रेजुएशन में होगी तब उसकी शिक्षा में कोई दिक्कत ना आए, जब उसकी शादी होगी तब उसमें कोई दिक्कत ना आए, और आने वाले भारत में जो युवाओं का भारत है उसमें वो एक समृद्धशाली और एक शक्तिशाली नारी के रूप में खड़ी हो। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक भारतीय डाक विभाग सुकन्या महोत्सव मना रहा है। उसी क्रम में बरेली परिक्षेत्र भी अपने अंतर्गत आने वाले 10 मंडलों में विभिन्न तारीखों पर सुकन्या महोत्सव मना रहा है। बरेली मंडल ने प्रधान डाकघर परिसर बरेली में सुकन्या महोत्सव का आयोजन किया। इसके माध्यम से घर घर तक पहुंचकर छोटे बच्चियों से को प्रोत्साहित करना, उनके माँ बाप को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपने बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाकर उन्हें भविष्य के लिए। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की दी सौगात। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे शुभारंभ। साथ ही अंबाजी में 7,200 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। प्रधानमंत्री ने एक भव्य कार्यक्रम में कल 36वें राष्ट्रीय खेलों का किया शुभारंभ। कहा पिछले 8 वर्षों में देश का खेल बजट बढ़ा करीब 70%। खिलाड़ियों को मिल रहे हैं अधिक से अधिक संसाधन और अवसर। 1 अक्टूबर से देश भर में चलाया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान 2.0। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी। प्रयागराज से कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में फरवरी 2023 में प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।